ठीक है, देखो कल हम लोगों का क्लास यहाँ से यहाँ, अभी मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊंगी। ठीक है ना, पहले ये देखो, जैसे आर्टिकल 20 का मैं कीवर्ड क्या बोली थी याद करने के लिए। आर्टिकल 20 का कीवर्ड है तुम्हारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑब्सेंस, मतलब जो क्रिमिनल होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन देना है। ठीक है ना, जो ऑब्सेंस होते हैं, जो कन्विक्शंस होते हैं, उनको भी रिस्पेक्ट देना, उनको भी प्रोटेक्शन करना है। आर्टिकल 20 में बोला गया क्रिमिनल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? कन्विक्शंस फॉर ऑब्सेंस। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या बोला गया? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20A में क्या बोला गया है? 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 22 में क्या बोला गया है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केस। अगर किसी को डिटेन कर लिया जाता है तो जाके, जैसे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको जाके जेल में डाल दिया जाता है। तो आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग हम जाके पूछ सकते हैं कि आपने इसको डिटेन क्यों किया। ठीक है, अब तुम पूछे थे कल क्वेश्चन कैसे आता, तो जो मैं दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्वेश्चन का आंसर बता। देखी थी ना। द मेजर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ए मेंशन इन द, किसमें डिटेंशन के बारे में मेंशन किसमें है? आर्टिकल 22 में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। ओके, बाकी मैं और बताती हूँ तो बता रही हूँ। ठीक है, हाँ या क्वेश्चन समझ में आ गया, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कीवर्ड करके याद कर लोगी तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि एक सेकंड, देखो उसके बाद क्या बोला गया है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो हम लोग कल से पढ़ रहे हैं, ये कितने राइट है? ये राइट नंबर 3 है। हम लोग पढ़े पहला राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़े राइट टू फ्रीडम। हाँ हाँ, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में 19 से 22 आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक का पूरा कहानी। उसके बाद जो, ये तो हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया 2, उसके बाद 3 कौन है? ये वाला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि अगर अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है तो ये आपका कौन सा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन करा जा रहा है। ठीक है ना, अगर अगर किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है तो कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगा? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन कौन सा? आर्टिकल 23 में बोला गया है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ठीक है, देखो मैं बता रही हूँ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या। जैसे तुम देखी होगी दुबई में लड़कियों लोग को बेच दिया जाता है ना, लड़कियों को, बच्चों को जाके क्या दुबई में बेच दिया जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। किसी को इंसान का उसको बोलाता है, अगर उर्दू में बोलेंगे तो तुम तस्करा। ठीक है ना, इंसान का तस्करा मतलब इंसान को बेचा जा रहा है तो उसको रोकना। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेचा जाता है ना जो औरतों को जाके बाहर कंट्री में बेच दिया जाता है, उसको रोकना। फोर्स लेबर, जबरदस्ती काम करना, मतलब पहले तुम देखी होगी बंधुआ मजदूर हुआ करता था। ठीक है, खेत में बंधुआ मजदूर लोग काम करते थे, अब वो काम कर रहे हैं। अब वो लोग उतना, वो लोग फोर्स लेवल करने के लिए इतना मजबूर हुआ करते थे ना कि वो तो काम करेंगे, उनका बच्चा होने वाला वो भी करेंगे, पूरा जिंदगी भर गुलामी वो लोग करना पड़ता था, जिसको फोर्स लेवल बोला जाता था। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल 23 में बोला गया है कि हम लोगों को रोकना है। क्या रोकना है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग,
और फोर्स लेबर। अगर कोई भी इंसान ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग कर रहा है या फोर्स लेबर कर रहा है तो आर्टिकल 23 के आप अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 23 बोलती है कि ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर इसको रोकना है, प्रोहिबिट करना है, ठीक ना, प्रोविजन करना है। ओके, फिर बोला गया आर्टिकल 24 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। 14 ईयर्स से कम उम्र 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे को अगर किसी भी फैक्ट्रीज में वो काम कर रहे हैं, कहीं पर भी वो काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में, दुकान में, शॉप में, कहीं पर भी, और उसका एज 14 ईयर्स से बिलो है, ठीक है, बिलो है, तो क्या होगा, जहां पे काम करो उसको सजा मिलेगा। मान लो कि तुम कोई दुकान है, कोई शॉप है और वहां पे कोई 8 साल का बच्चा काम कर रहा है, किसी को पता चल गया ना, वो जाके केस कर दे कि हमने वहां देखा कि 8 साल का बच्चा काम कर रहा है, तो बच्चा को कुछ नहीं होगा, जो जो दुकान का मालिक रहेगा उसको पकड़ के ले जाएगा, क्योंकि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री ईटीसी 14 ईयर से बिलो, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप काम करने के लिए फैक्ट्रीज में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 23 सॉरी तीसरा नंबर राइट क्या बोल रहा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो आर्टिकल है ना, ये एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है। आर्टिकल 23 बोलती है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर, जबकि आर्टिकल 24 बोल रही है कि बच्चों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने से रोका जाए, ये बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, ठीक है। फिर से रिवीजन करेंगे। पहला राइट का नाम क्या है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। दूसरा वाला राइट का नाम क्या है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 90 से आर्टिकल 22। तीसरे वाले राइट का नाम क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में क्या बोला गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको रिलीजन का फ्रीडम दिया जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में बोला गया, तो आर्टिकल 25 में क्या बोला गया हम एक बार देखेंगे, ठीक है ना। और एक एक कीवर्ड याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 25 में क्या बोल रहा है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 में बोला गया है, जैसे जमायत में जाते हैं हम लोग, क्या हम लोग में होता है ना कि जमायत में जाया जाता है, तो वो आर्टिकल 25 में फ्रीडम दी गई है, क्या आप क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन के लिए कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेशन कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 में बोला गया है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का मतलब है कि आप अपने मजहब के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में दूसरे लोगों को जानकारी दे सकते हैं, इसके लिए आपको फ्रीडम है, ठीक है। फ्री प्रोफेशन है, फ्रीडम के लिए अगर आपको कुछ भी करना है तो आप उसके लिए बिल्कुल फ्री हो, कुछ भी प्रैक्टिस करना, अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मान लो जलसा जलसा करना है, होता है ना जलसा होता है, तो वो आपके लिए आपको फ्रीडम दिया गया आर्टिकल 25 में। मान लो कि हम लोग का मतलब हम लोग में जलसा होता है, मुस्लिम लोग में, तो मान लो कि जलसा हो रहा, ठीक है ना, और कोई आदमी आके बोला कि हम आपको करने नहीं देंगे, तो ये हम लोगों का आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो जाएगा, है ना। जबकि आर्टिकल 25 बोला है कि आप अपने फ्रीडम के बारे में सबको जानकारी दे सकते हैं, सबको आगाह कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कॉन्सेंस कर सकते हैं, फ्री प्रोफेशन कर सकते हैं, जो भी काम है अपने रिलीजन से रिलेटिव आप कर सकते हैं, जो भी प्रैक्टिस करना है कर सकते हैं, प्रोपोगेशन करना है ना, फैलाना है ना, अपना रिलीजन को फैलाइए, कोई मामला नहीं है, ठीक है, करिए, ये आर्टिकल 25 में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 26 क्या बोलती है, फ्रीडम टू मैनेज एंड रिलीजियस अफेयर्स। डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किसमें बोला गया है कि आप अपने रिलीजियस से रिलेटेड जितना भी मामला है ना, आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसके लिए आजाद है। रिलीजियस से
रिलीजियस अफेयर, मतलब हम लोगों का रिलीजियस, जैसे हिंदू लोगों का हो गया, हम लोग का हिंदू लोगों का तो सभी का, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका रिलीजियस अफेयर्स होता है, रिलीजियस से रिलेटिव काम होता है, तो वो आप कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि तुमको अपने रिलीजियस के लिए मस्जिद बनवाना है, मंदिर बनवाना है, गुरुद्वारा बनवाना है, तुमको उसके लिए फ्रीडम है, वहां पे जो भी करना है उसके लिए तुमको फ्रीडम मिला हुआ है। मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपने रिलीजियस से रिलेटिव जो भी काम करना है, जो भी अपने रिलीजियस से रिलेटिव अफेयर मतलब मामला, रिलीजियस से रिलेटिव जो भी मामला है उसको मैनेज करने के लिए आप फ्रीडम हो। तो आप अपने रिलीजियस को मैनेज करने के लिए क्या करोगे, मान लो कि हम लोग, अगर हम लोगों को होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मदरसा खोल देंगे, मस्जिद सोचेंगे कि यार मस्जिद बन जाए, है ना, तो ये सब रिलीजियस मामला है। फिर और भी मस्जिद में और भी बहुत सारा काम वगैरह होता है, तो वो सब तुम्हारा आर्टिकल 26 में बोला गया। उसके बाद मंदिर में भी होता है और गुरुद्वारा में भी होता है, सब मैनेज रिलीजियस अफेयर, किसने बोला गया, आर्टिकल 26 में। कीवर्ड याद करना, प्रोपोगेंडा ऑफ रिलीजन्स, है ना, रिलीजन्स के बारे में कॉन्फ्रेंस करना, सबको बताना, या अपना रिलीजियस को फैलाना, रिलीजियस को मैनेज करना, अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करना, आर्टिकल 26 में। फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, अगर तुमको किसी भी खास धर्म, किसी भी खास रिलीजन्स को प्रमोशन करना है, मान लो कि हम लोग में क्या होता है, जमात में जाया जाता है, और हिंदू लोग में भी शायद कि ये भजन भजन होता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, ठीक है, और सबका अपना एक अलग अलग तरीका होता है अपने रिलीजन को प्रमोट करने का, ठीक है ना। तो आप उसके लिए पेमेंट ऑफ टैक्स फ्री, आप उसके लिए टैक्स देने के लिए कोई नहीं, आपको फ्रीडम है किस चीज का, पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, आप कोई खास रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना नहीं है, उसके लिए आप फ्रीडम है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड याद करना है ना, वो पेमेंट ऑफ टैक्स है। पेमेंट ऑफ टैक्स कौन सा आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल 27 में बोला गया है। मैनेज ऑफ रिलेशन कौन सा आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 26 में बोला गया है। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेप्ट किस में बोला गया, आर्टिकल 25 में बोला गया है, ठीक है। बोला 25 में क्या बोला गया कि आप अपने रिलीजन के बारे में सबको बोलना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं, सबको जानकारी देना चाहते हैं, बोल सकते हैं, फ्रीडम है, ठीक है। ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज एंड रिलीजियस अफेयर्स, अपने रिलीजियस से रिलेटिव अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, उसको मैनेज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, आर्टिकल 26। अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अपने मजहब को, अपने रिलीजन्स को प्रमोट कर रहा है ना, तो उसके लिए आपको टैक्स नहीं देना है, आप उसके लिए फ्रीडम है, पेमेंट ऑफ टैक्स, फ्रीडम एज ए पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स देने के लिए फ्री है। आप अगर अपने रिलीजन्स को प्रमोट करना चाहते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जाके फैलाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि देखो भाई हम लोगों का मजहब ऐसा है, ये है वो है ना, तुम अपने क्या करे, प्रमोशन कर रहे हो अपने मजहब के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, ठीक है, तो उसके लिए आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आर्टिकल 28 में बोला गया, फ्रीडम एट द अटेंडेंट एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मान लो कि काजी नजरूल यूनिवर्सिटी केएनयू, केएनयू में मान लो मैं एग्जाम्पल दे, केएनयू में कोई भजन हो रहा, ठीक है ना, केएनयू में कोई भजन हो रहा, ठीक है, कोई कोई मतलब भजन हो रहा, तो मान लो कि मैं बोलूंगी, मतलब कोई मुस्लिम स्टूडेंट बोलेगा कि मैं भजन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल आपको राइट है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। फ्रीडम एज टू अटेन एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, आपको फ्रीडम दिया गया है कि आप अटेंड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी हो रहा, केएनयू में अगर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी हो रहा, ठीक है, और कोई मुस्लिम लड़का है या कोई मुस्लिम लड़की है, बोलेगा कि ना हम नहीं जाना चाहते क्योंकि वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, तो वो बोलेगी नहीं हम नहीं जाना चाहते क्योंकि हम लोगों के धर्म में नहीं है, अगर कोई बोल रहा, ठीक है, तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, अगर कोई जबरदस्ती क्या नहीं तुमको जाना ही है तो आर्टिकल 28 का उल्लंघन होगा, ठीक है ना। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, बोला कि फ्रीडम, आपको फ्रीडम दिया गया कि अगर आपको अटेंड करना है तो अटेंड करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या कोई भी रिलीजियस वर्शिप, अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पे किसी भी तरह का रिलीजियस वर्शिप हो रहा है या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हम लोग कॉलेज में चलता है, तुमको ऐसे वर्शिप करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में से चलता है, रिलीजियस से रिलेटिव कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता, इसके लिए फ्रीडम है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस, तुमको इस चीज की फ्रीडम दी गई है, तुम अटेंड करो या मत करो। मान लो मैं बता रही हूँ ना कि किसी भी सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किसी भी तरह का रिलीजियस वर्शिप हो रहा है या कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और कोई बोल रहा है कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो ये फ्रीडम है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस, इसको फ्रीडम दिया गया है कि तुम अटेंड करो चाहे मत करो। तो फ्रीडम एज टू अटेंडेंस किस में दिया गया है, आर्टिकल 28 में। अटेंड करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई तुमको फोर्स नहीं कर सकता, अगर कोई फोर्स करेगा तुम्हारा आर्टिकल 28 का उल्लंघन हो जाएगा, फिर उस पर्सन को सजा मिलेगा।
उसके बाद आ गया तुम्हारा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल 5, सॉरी फंडामेंटल राइट 5 है ना, 4 हम लोग पढ़े, ये 5 है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। अभी हम एक एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे उसको, ठीक है ना। कल्चर एंड एजुकेशन राइट क्या है, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30, ये जो है ना ये माइनॉरिटीज को दिया गया, ये जो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स है ना ये माइनॉरिटीज को दिया गया। आर्टिकल 29 में बोला गया है कि जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज कौन है, मुस्लिम माइनॉरिटीज है, बुद्धिज्म भी, ये सब क्या है, माइनॉरिटीज ग्रुप। माइनॉरिटीज किसको बोलते हैं, जो कम हो, जिसकी जिसकी पॉपुलेशन मतलब जिसकी मेजोरिटी ना हो, माइनॉरिटी में हो, कम में हो, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करना है, आर्टिकल 29 में बोला गया, ठीक है ना। मान लो कि माइनॉरिटी का इंटरेस्ट किसमें, मान लो कि मैं लोग का फेस्टिवल ईद आया, तो ईद हम लोग का इंटरेस्ट है ना, तो ईद हम लोग बना सकते हैं, हम लोग को पूरा फ्रीडम है, ठीक है ना, पूरा फ्रीडम है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज किसमें बोला गया, आर्टिकल 29 में। अब क्या बोला गया आर्टिकल 30 में, कि जो माइनॉरिटीज होते हैं, मान लो कि मुस्लिम माइनॉरिटीज है, तो ये अपना अगर मदरसा चाहेंगे, अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करना चाहेंगे, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अगर वो चाहेंगे मुस्लिम है और मुझे मुस्लिम से रिलेटिव ही इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करना है, तो वो राइट है। आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग कोई भी माइनॉरिटीज को ये राइट दिया गया है कि वो अपना रिलीजियस से रिलेटिव अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकता है। जैसे तुम देखी होगी, मानो नहीं, मानो तो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं, सॉरी, मदरसा, मदरसा क्या है, आर्टिकल 13(8) में हम लोग को राइट मिला गया है कि आप अपना आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं अगर माइनॉरिटी चाहे कि मेरे से रिलेटिव हो। जैसे हम लोग अभी कोई कॉलेज भी खुल रहा हो, उर्दू कॉलेज, ठीक है, तो उर्दू कॉलेज कोई खुल रहा है, तो ये हम लोग क्या है, राइट टू माइनॉरिटीज को राइट दिया गया। तो ये जो कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स है ना, ये माइनॉरिटीज के लिए है। क्या बोला गया पहला में आर्टिकल 29 में, कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देना है। 30 में क्या बोला गया, कि अगर वो लोग स्टैब्लिश करना चाहते हैं अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो उन लोगों को राइट है। 6 नंबर राइट क्या बोलता, फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, आर्टिकल 32 अलाउ करती है इंडिविजुअल को, ये बात समझना, ये बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, लास्ट वाला आर्टिकल, आर्टिकल 32, ठीक है। क्या बोला गया, कोई भी इंडिविजुअल मूव कर सकता है इन्फोर्समेंट दिस राइट। मान लो कि तुम्हारा कोई राइट का उल्लंघन हुआ, मान लो कि राइट टू माइनॉरिटीज, तुमने क्या किया, अपना एक इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया, क्योंकि तुम एक माइनॉरिटीज ग्रुप से बिलोंग करती हो, और तुमने क्या किया, अपना एक इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया। उस इंस्टीट्यूशन को कोई आकर तोड़ रहा कि तुम नहीं स्टैब्लिश कर सकती हो, तुम्हारे यहाँ कोई ये नहीं है, तुम जाओगी सुप्रीम कोर्ट, तुम जाओगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती हो। ये आर्टिकल 32 में बोला गया है कि ऑल इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल मूव कर सकते हैं कोर्ट अपने राइट को इन्फोर्समेंट करने के लिए, क्योंकि ये मेरा राइट को इन्फोर्स करने नहीं दे रहा। मेरा आर्टिकल 30 क्या बोलता है, मेरा आर्टिकल 30 साफ साफ बोल रहा है कि आप अपना माइनॉरिटीज ग्रुप अपना इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, जबकि ये पर्सन जो है ना ये मुझे स्टैब्लिश करने नहीं दे रहा है, ठीक है। एक बार हम सारा राइट्स को कीवर्ड करके पढ़ेंगे, उसके बाद मैं दूसरा स्टार्ट करूंगी, दूसरा नहीं स्टार्ट करूंगी, रुक जाओ, पहले मैं तुमको रीड्स कर देती हूँ। आर्टिकल 32 जो है ना उसमें रिट्स दिया गया, आर्टिकल 32 जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है ना, मैं एक बता रही हूँ, देखो ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है, ये क्या बोलता है, अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होगा तो वो मूव कर सकता है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो जाएगा कहाँ, क्या करेगा, वो क्या करेगा, क्या बोलेगा, वो जो जा रहा है ना वो अपने रिट्स का यूज कर रहा है, यानी किसका यूज कर रहा है, रिट्स। तो इस तरह से आर्टिकल 32 के, इस तरह आर्टिकल 2, सॉरी, इस तरह आर्टिकल 2 में 5 राइट्स दिया गया इंडिविजुअल को। देखो 5 राइट्स अंडर आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स क्या बोलती है, किसी भी इंडिविजुअल को अगर राइट फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है वो मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा तो कौन सा पावर लेकर, उसको 5 तरह का रिट्स मिला हुआ, यही रिट्स लेके जाएगा, 5 तरह का रिट्स, 5 रिट्स मिला हुआ, 5 रिट्स। ये रिट्स कहाँ आ रहा है, आर्टिकल 32 राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के अंदर। आर्टिकल 32 बोल रही है कि हर एक इंडिविजुअल को 5 तरह का राइट दिया जाएगा कि अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेशन होगा था, अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा, किसी भी इंडिविजुअल, मान लो कि ये कोई इंडिविजुअल है, इसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा, तो ये पांचों में से कोई भी एक राइट उठा के सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है ना। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही रिट्स पावर दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आर्टिकल, अगर तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगी तो कौन सा आर्टिकल का यूज करोगी, आर्टिकल 32, लेकिन तुम हाई कोर्ट जाओगी तो दूसरा आर्टिकल यूज करेगी, अभी मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कौन सा आर्टिकल है, मान लो किस पर्सन को जाना है, किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट जाना है क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा, ठीक है, ये जो पर्सन है ना इसको जाना है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इसको आर्टिकल 32 का यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल 32 में आएगा 5 रिट्स, उसी में से देखिएगा कौन सा रिट्स मेरे अंदर आ रहा है, उसी रिट्स को लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कि सर मेरा ये वॉलेशन हो रहा, ठीक है। चलो हम बताते हैं रिट्स कितने तरह का होते हैं, 5 तरह का रिट्स होते हैं। ये कौन देती है, एक सेकंड, देखो आर्टिकल 30 ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, ये इम्पावर देती है सुप्रीम कोर्ट को इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट करने के लिए रिट्स देती है सुप्रीम कोर्ट को, 5 तरह का रिट्स। कितने, 5 तरह का रिट्स, ठीक है। रिट्स कितने, 5 तरह का, कौन कौन, हैबिस कॉर्पस, मैंडामेंस, प्रोविजन, शर्शरी, कोवारंटो। जब मैं नेट का क्लास करवाती हूँ तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरा एक्सप्लेन, मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। हैबिस कॉर्पस का मतलब क्या है, जो मैं बता रही हूँ, देखो इसका मीनिंग याद करना। हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है तुम्हारा यू यू still हैव द बॉडी। हेबिस कॉर्पस का मीनिंग होगा यू स्टिल हैव द बॉडी। ये कौन सा आर्टिकल से जुड़ा हुआ, आर्टिकल 22 डिटेंशन से। अब आओ मैं बताती हूँ कैसे। मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है ना, इसको पुलिस डिटेन कर ली और डिटेन करके कहाँ रख दे, जेल में डाल दी, जेल में डाल दी। उसका वकील आएगा और जब वकील आएगा और कोर्ट को बोलेगा ना कि आपने मेरा आपने मेरा आपने मेरे आपने मेरे पर्सन को, आपने मेरे सॉरी आपने मेरे जो मेरा क्लाइंट है आपने उसको जेल में क्यों डाला, है ना। तो ये जब जाके बोलेगा ना तो कौन सा रेट यूज करेगा, हैबिस कॉर्पस। मैं फिर से बता रही हूँ, देखो मान लो कि ये एक पर्सन है और ये बाहर में प्रोटेस्ट कर रहा पीसफुली, पुलिस ने इसको उठा के जेल में डाल दिया। तो किसको उठाया, इसके बॉडी को उठा के जेल में डाला, डिटेन कर लिया, जेल में डाल दिया। इसका लवर आएगा, वकील आएगा, पुलिस को बोलेगा हेबिस कॉर्पस को, कौन सा यूज करेगा, हेबिस कॉर्पस। अब बोलेगा यू स्टिल हैव द बॉडी, आपने इसके बॉडी को जेल में क्यों डाला है, आपने इसको डिटेन क्यों किया, यहाँ पे आर्टिकल 22 यूज किया जाएगा, आपने इसको जेल में क्यों डाला, क्या वजह था, क्या रीजन था, ठीक है। तो पहला हो गया तुम्हारा ये कि अगर किसी पर्सन को जाके जेल में डाल दिया जाता है ना, पुलिस पकड़ के डाल देगी तो हेबिस कॉर्पस को यूज करा था। कौन सा रूट यूज करेंगे, हेबिस कॉर्पस, ठीक है। हेबिस कॉर्पस मजिस्ट्रेट के सामने जाके बोलेंगे सर पुलिस ने मेरे क्लाइंट को जेल में क्यों डाला है। तो ये जब मैं जाके पूछ रहा हूँ ना तो कौन सा रिट्स यूज कर रहा हूँ, तो मैं हेबिस कॉर्पस यूज कर रहा हूँ। पहला रिट्स इस्तेमाल हो गया। पहला रिट्स का मतलब क्या है, यू शैल हैव द बॉडी, आपने इसके बॉडी को क्यों डाला जेल में, ठीक है ना, आपने इसको डिटेन क्यों क्यों किया, ये आर्टिकल है ना।
आर्टिकल 32 में 5 रिट्स दिया गया। पहला रिट्स का नाम है हेबिस कॉर्पस। हेबिस कॉर्पस का मतलब है यू स्टिल हैव द बॉडी। हो गया, चला जाओ। अब क्या बोलेगा यहाँ पे जाके, सर इसने जो जेल में डाल दिया, ये तो मेरा ये तो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन है, इसने इसको डिटेन किया है तो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन है। तो चेक करेगा, हाँ फंडामेंटल राइट का वॉलेशन है, तो इसको छोड़ देगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आता है दूसरा रिट्स, मैंडामेंस। मैंडामेंस क्या बोलता है, वी कमांड, मैं तुमको हुक्म दे रहा हूँ। हाँ, जब मैं बता रही हूँ क्या, तुमको पता होगा कि जब ओबीसी बनता है ना, या तुम लाइसेंस बनाना चाहती हो, या फिर तुम मान लो कि कोई कोई पर्सन है, ठीक है ना, उसको मेडिकल दुकान को मेडिकल शॉप खोलना है, ठीक है, मेडिकल शॉप उसको खोलना है और उसको लाइसेंस लेना है, ठीक है, उसको लाइसेंस लेना है। तो लाइसेंस लेने के लिए वो लाइसेंस ऑफिस गया, तो वो रोज 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 नहीं कर रहा, रोज रोज डिले कर रहा, इसका यहाँ पे काम का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जल्दी से लाइसेंस मिलेगा तो मैं अपना मेडिकल शॉप खोलूंगा। नहीं, नहीं ना, ठीक है, मत खोलो। ये जाएगा आर्टिकल 32 को यूज करेगा, अपने रिट्स को लेगा, आर्टिकल 32 में मैंडेमेंस को यूज करेगा। मतलब सॉरी रुक जाओ, आर्टिकल 32 यूज करके जाके बोलेगा सर को, ये सुप्रीम कोर्ट में कि सर मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलेगा सर मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है। तो वो बोलेगा कि हाँ हाँ, हमको ना राइट, देखिए हम लोगों को तो राइट टू अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी करना है ना, राइट टू वर्क भी मिला हुआ, सब चीज हम लोगों को मिला, लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोगों को काम करने से रोका जा रहा है, मेरे को अभी तक लाइसेंस नहीं मिला। तब सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट्स यूज करेगी, मैंडामेंस, और उसको कमांड देगी, बोलेगी वी कमांड, जल्दी करके दो इसको लाइसेंस बनाकर, ठीक है ना, जल्दी से इसको लाइसेंस बना के दो। तो मैंडामेंस वी कमांड, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन, देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यूज कर रही है ये रिट्स, ठीक है ना, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग लोगों का राइट, फंडामेंटल राइट वॉलेशन होगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को जब लगेगा कि कौन सा मुझे रिट्स यूज करना है, वही रूट्स यूज करके वो लोगों को बोलेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब वकील आके बोलेगा कि आपने मेरे क्लाइंट को क्यों, मेरे क्लाइंट की बॉडी को अपने जेल में क्यों डाला, तब यहाँ पे सुप्रीम को बोलेगा हेबिस कॉर्पस का यूज करेगा, है ना, कि आपने इसमें बॉडी को क्यों डाला, ये हो गया। फिर यहाँ पे जब काम करने के लिए इसको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा था, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, बोलेगा मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है ना, जबकि राइट टू पब्लिक अपॉर्चुनिटी दिया गया था काम करने का, आर्टिकल 15 में बोला गया था कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वलिटी दिया जाएगा, काम करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, इस तरह का, और राइट टू वर्क टाइप का भी ऐसा बात था, ठीक है, डीपली पढ़ेंगे तो इसमें है। तो ये सब बोला गया था तब कि इसको तो काम करने से रोका जा रहा, ठीक है, तो ये इसका फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा। तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मैंडामेंट्स यूज करेगी रिट्स, अब बोलेगी वी कमांड, हम तुमको हुक्म दे रहे हैं कि तुम जल्दी से इसको लाइसेंस बना के दो, ठीक है, ये हो गया, ये दो दो रिट्स हो गया, ठीक है ना। तीसरा वाला रिट्स देखो क्या बोल रहा हूँ, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या है, प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब ये होता है रोकना, टू फॉरबिड, रोकना। आज मैं यहाँ पे बता रही हूँ प्रोविजन, टू फॉरबिड, देखो जैसे मान लो कि ये लड़का है, ठीक है, ये लड़का है और इसका केस चल रहा, इसने क्या किया है, ये लड़का ने एक लड़का का मर्डर कर दिया, ये लड़का ने इसका मर्डर कर दिया, ठीक है, खून कर दिया। ये इसका एज था 16 साल, जुबनाइल। तुमको पता है जो 16 साल, जो तुम्हारा 16 साल से 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो लोग अगर कोई क्राइम करते हैं तो उनका केस जुबनाइल में चलता है, ठीक है, जुबनाइल में चलता है, जुबनाइल कोर्ट में, ठीक है। तो ये लड़का ने जब इस लड़का का खून किया ना, तो इसका केस चल रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका केस चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका केस चल रहा था, इसको केस चल रहा, ड्यूरिंग केस चल रहा है, इसको किसी लड़का ने, इस लड़का को किसी ने बताया कि तुम्हारा जो केस चल रहा है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, जबकि तुम्हारा केस तो जुवेनाइल में चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा तो 18 साल से एज कम है। तब ये लड़का बोलेगा अरे ये तो मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है ना, राइट टू इक्वलिटी नहीं मिल रहा मुझे,
चलो मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, सर देखिए मेरा तो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं चलना चाहिए, मेरा तो जुबनाइल में चलना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा, तब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, प्रोविजन, रुक जाओ, टू फॉरबिड, रुक जाओ, केस को वहीं से रोक दो। वो केस वहां नहीं चलेगा बल्कि कहाँ चलेगा, जुबनाइल में चलेगा, रोक देगा, प्रोविजन कर देगा। ये हो गया तीसरा रिस्क। फोर्थ रिस्क सैरोशरी का मतलब क्या होता है, चलो आ जाओ, फिर यही लड़का से स्टोरी सुनाएंगे, यही लड़का का स्टोरी है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा आगे बढ़ा देंगे इसमें। है मान लो कि इस लड़का ने एक लड़का का मर्डर किया, मर्डर करके इसका केस चला था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और यहाँ पे इसको मिला डेथ सेंटेंस, सजाए मौत मिल गया। कहाँ मिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको सजा सुनाया गया, क्या, डेथ सेंटेंस, तुमको सजाए मौत मिलता है क्योंकि तुमने मर्डर किया, ठीक है। अब ये पूरा फिक्रमंद था, इसको कोई आके बोला कि जो तुमको जजमेंट मिला है ना वो गलत है, बोलेगा क्यों, बोला तुम्हारा एज तो 17-18 साल से कम है, तुम्हारा तो केस जो होना चाहिए वो जुबनाइल में होना चाहिए, जुबनाइल कोर्ट में चलना चाहिए, जबकि तुमको जो डेथ सेंटेंस मिला है वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिला है। तब ये बोलेगा बिल्कुल मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा, चलो चलो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, सर मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा तो प्लीज आप कुछ करें। सुप्रीम कोर्ट सर्जरी यूज करेगा, बोलेगा टू बी सेटिस्फाइड, पहले चेक करेगा, चेक करेगा, बोलेगा हाँ सचमुच इसका जो केस है ना जुबनाइल में चलना चाहिए। तब उसको बोलेगा नहीं, सेटिस्फाइड मतलब कि नहीं, आपका टू बी मतलब सर्जरी मतलब यहाँ पे वो रोक देगा, सेटिस्फाई करेगा, पहले आके चेक करेगा कि हाँ ये जो डेथ सेंटेंस मिला वो सही है कि नहीं, ठीक है ना, ये आके सेटिस्फाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हाँ तो देखेगा कि हाँ अगर गलत है तो बोलेगा जुबनाइल में जाओ, यहाँ से खत्म हो जाएगा केस, अगर नहीं सही जजमेंट दिया तो बोलेगा ठीक है, लेकिन आके सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे क्या होता है, सजा मिल जाता है, और यहाँ डूरिंग होता है, ठीक है ना। तो पहला था हेबिस कॉर्पस, दूसरा था मैंडामिस, तीसरा था प्रोविजन, एंड फोर्थ था सर्जरी, और फिफ्थ नंबर देखो क्वारेंटो। क्वारेंटो में क्या बोला गया, स्टोरी याद करना कि पहला में अगर कोई, पहला के क्या है कि तुम्हारा अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसको जेल में डाल दिया तो उसका वकील जाके बोलेगा सर मेरा लोग क्यों मेरे क्लाइंट को आपने जेल में डाल दिया, तो फंडामेंटल अगर वो चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट तो बोलेगा हाँ बेमतलब का डाला, तो बोलेगा हेबिस कॉर्पस यूज करेगा कि तुमने इसके बॉडी को क्यों डाला। फिर मंडामेंट्स मतलब कि किसी का काम करने में लेट हो रहा है, उसका काम मतलब मान लो ओबीसी, ओबीसी बनाने दिया, ओबीसी बनाने दिया, और इसका यहाँ पे नौकरी में ओबीसी मांग रहा है, उसको सबमिट करना है, अभी तक ओबीसी साइन नहीं हुआ, तब जल्दी से यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और बोलेगा तो वो जल्दी से वो ऑर्डर करेगा कि वी कमांड मेरा बात मानो और जल्दी से इसका काम करो। टू फॉरबिड ज्यादा नहीं, रुक जाओ, ड्यूरिंग द केस में ही बोलेगा रुक जाओ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, यहाँ पे केस नहीं चलेगा जुबनाइल में चलेगा। टू से बी सेटिस्फाइड, डेथ सेंटेंस दे दिया ना, डेथ सेंटेंस मिला, इसको तो पहले चेक करना पड़ेगा ना कि हाँ सच है कि नहीं, उन्होंने तो आके केस कर दिया लेकिन वो तो नहीं खेली, उसी के बाद पे वो मर्डर का बात पे आके सुप्रीम कोर्ट उसको बोल देगा नहीं रोक दो, नहीं पहले आके वो सेटिस्फाई होगा, देखेगा कि हाँ सचमुच में वो लड़का का वायलेशन हो रहा कि नहीं, देखेगा कि हाँ वायलेशन हो रहा तो बोलेगा ठीक है जाओ जुबनाइल में सुनाओ केस, ठीक है ना। अब क्वारेंटो सुनो, जैसे मेरा एग्जाम मेरा बात ये है कि मान लो मैं एक कहानी सुना रही, रुक जाओ। मान लो कि मेरा काजी नजरूल में प्रोफेसर का वैकेंसी निकला, ठीक है ना, प्रोफेसर क्वालिफिकेशन क्या माना था, नेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए, ये माना, ठीक है। मैं एलिजिबल हूँ, मैं नेट भी क्वालिफाई हूँ, मैं सेट भी क्वालिफाई हूँ, ठीक है। और एक लड़की ऐसा है, ठीक है ना, जिसका ना तो नेट क्वालिफाई है, ना तो नेट है, ना तो सेट है, ना तो पीएचडी है, ठीक है। और फॉर्म निकला था तुम्हारा क्वालिफिकेशन बोल के कि ये रहना चाहिए क्राइटेरिया, ठीक है। अब मैं इंटरव्यू देने गई, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, ठीक है। ओके ओके ठीक है आफीन, कोई बात नहीं छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है आफीन, समझो कि मेरा नहीं हुआ। जब मेरा नहीं हुआ ना तो मैं पता करूंगी कि आखिर किस लड़की का हुआ, तो मुझे पता चला जिस लड़की का हुआ है ना उसको ना तो नेट क्वालिफाई है, ना सेट क्वालिफाई है, ना तो पीएचडी क्वालिफाई है, ठीक है। तब मैं जाऊंगी अपना सुप्रीम कोर्ट और बोलूंगी सर मेरा मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा, बोलेगा हाँ वॉलेशन तो हो रहा, तब आगे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा को वारंटो बाय व्हाट ऑथोरिटी, तुम किस ऑथोरिटी से यहाँ पे इस लड़की को जॉब दिए हो, किस ऑथोरिटी से ये लड़की जॉब कर रही है, ना तो इसके पास नेट का ऑथोरिटी है, ना तो इसके पास सेट का ऑथोरिटी, ना तो इसके पास पीएचडी का ऑथोरिटी है, फिर इसको जॉब क्यों मिला,
ठीक है, तो तुमको ये कहानी खाली याद रखना, बाकी तुमको यहाँ पे क्या याद करना मैं बता दे रही हूँ। देखो, हैबिस कॉर्पस का मतलब बॉडी, मैंडेमेंस का मतलब वी कमांड, प्रोविजन का मतलब टू फॉरबिड, शर्शरी का मतलब टू बी सेटिस्फाई, क्वारंटो का मतलब ऑथोरिटी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले आएगा हैबिस कॉर्पस, फिर आएगा मैंडेमेंस, फिर आएगा प्रोविजन, फिर आएगा शर्शरी, लास्ट में आएगा क्वारंटो। फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हुआ, इसमें 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, रिट्स भी। एक चीज और मैं तुमको याद कराऊंगी, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना, अगर मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा, तो मैं आर्टिकल 32 को यूज करूंगी अपने रिट्स के लिए। लेकिन अगर मुझे हाई कोर्ट जाना है, तो मैं कौन सा आर्टिकल यूज करूंगी? आर्टिकल 226। देख लो, ये दोनों ही रिट्स इशू करता है, ये दोनों ही। हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी, ठीक है, ये दोनों ही रिट्स इशू है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट का क्या है? आर्टिकल 226। चलो 226, एक बार मैं तुमको फ्लो चार्ट बना रही हूँ, क्वेश्चन भी पूछूंगी, मुझे बताना, ठीक है। अभी तो 15 मिनट है ना टाइम, 5 बजने में 5 नहीं ना बजा, तो रिवीजन कर लेते हैं। एक सेकंड, मुझे तुम बताना है, मैं पूछूंगी तो मुझे बताना, तो याद हो जाएगा तुमको। मुझे बताओ कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है क्या लीगल राइट है? राइट टू प्रॉपर्टी ये क्या है? फंडामेंटल राइट से ये क्या है? लीगल राइट है, बिल्कुल लीगल राइट है, सही बोली। ठीक है, चलो मुझे बताओ कि कितने तरह के फंडामेंटल राइट है, सबका नाम बताओ। राइट टू इक्वालिटी, हाँ, राइट टू फ्रीडम, हाँ बिल्कुल, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन। ठीक है, एक मिनट, हाँ बिल्कुल। 4 नंबर में हो जाएगा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। 5 नंबर में हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब मैं तुमको नहीं पूछूंगी, ठीक है, मैं तुमको खुद ही रिप्लाई करूंगी, तुम्हारा माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया हम लोग अच्छे राइट। अब मैं एक बार तुमको और एक चीज पूछूंगी, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है? सॉरी, हमको अगर जाना है सुप्रीम कोर्ट, मेरे फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन हो रहा, तो मैं कौन सा आर्टिकल यूज करूंगी? नहीं, 32। हाँ, हाई कोर्ट अगर जाना होगा तो कौन, अगर हाई कोर्ट में जाऊंगी, मेरे फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा, तो कौन सा आर्टिकल? 226, हाँ बिल्कुल सही हुआ। अच्छा, हुआ क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैं बोलूंगी तो मुझे बताना आंसर है, एक लफ्ज का आंसर है, बस सड़सठ बता देनी, क्योंकि फंडामेंटल राइट थोड़ा थोड़ा मतलब याद करने में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मतलब याद करने में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इस वजह से बताना मुझे कौन सा है। प्रो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग किस में आएगा? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, हाँ कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 आएगा। आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 में क्या बोला गया है? कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने से रोका जाए। हो गया आर्टिकल 23। फ्रीडम ऑफ कॉन्सियसनेस किसी आर्टिकल में बोला गया? फ्रीडम ऑफ कॉन्सियसनेस, आर्टिकल का नाम बता दो खाली, कॉन्साइंस, कौन सा फ्रीडम में बोला गया? कौन सा आर्टिकल में बोला गया? आर्टिकल का नाम बता दो। हाँ, और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 25, ठीक है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ किसमें, फ्रीडम ऑफ कॉन्सियसनेस किसमें दिया गया? आर्टिकल 25। अब तुम बताओ आर्टिकल 26 में क्या बोला गया था, याद है? ठीक है, कोई बात नहीं है। मैनेज, मैनेज करना, क्या मैनेज करना? रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 17 में क्या बोला गया था, याद है? पेमेंट टैक्स, आर्टिकल 27 में तो वो पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बोला गया, ठीक है।
पेमेंट ऑफ टैक्स, हाँ पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बोला गया। हाँ, और आर्टिकल 28 में क्या बोला गया है? अटेंडेंस का फ्रीडम दिया गया है ना, फ्रीडम टू अटेंडेंस, फ्रीडम टू अटेंडेंस के बारे में बोला गया है। और ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका नाम है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, और ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक है, समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, हाँ अब मुझे बताओ, एक मिनट, नेक्स्ट जल्दी जल्दी पूछ रही हूँ, ज्यादा नहीं, मैं एक बार तुमको रिवीजन करा देती हूँ, ठीक है ना, इससे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तुमको जाना है तो मुझे भी करवाना पड़ेगा ना जल्दी जल्दी। ऊपर आती हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं एक एक फेक कराऊंगी, तुम खाली देखना। पहला आता है तुम्हारा क्या? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक। ओके, इसमें क्या बोला गया? 14 आर्टिकल में क्या बोला गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है भाई? प्रोविजन ऑफ डिस्क्राइमिनेशन, प्रोविजन ऑफ डिस्क्राइमिनेशन, कहीं पर भी अगर तुम्हारे साथ डिस्क्राइमिनेशन होगा, किसी साथ भी डिस्क्राइमिनेशन रोकना है, डिस्क्राइमिनेशन को रोकना है, ठीक है ना। बाकी इसके बाद तो तुमको पता ही होगा, रिलीजियंस, बार्थ, ये सब के बेस पे हम डिस्क्राइमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 60 में बोला गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किस चीज में अपॉर्चुनिटी? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये हो गया। उसके बाद 17 में क्या बोला गया है? एबुलेशंस, एबुलेशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 18 में बोला गया है एबुलेशन ऑफ टाइटल, हो गया। ये तुम्हारा हो गया, मैं पहला वाला हो गया राइट टू फ्रीडम। दूसरा, दूसरा हो गया राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। 19 में क्या बोला गया? फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, है ना। आर्टिकल 19 में क्या बोला गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 20 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 20 में बोला गया है तुमको कि हाँ, कन्वेंशन का प्रोटेक्शन देना, जो तुम्हारा प्रोटेक्शन देना किसको भाई? जो कन्विक्ट है ना, कन्विक्ट फॉर ऑफेंस, जो क्रिमिनल है, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या बोला गया है? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21A में क्या बोला गया है? राइट टू एजुकेशन। ओ माय गॉड, ऊपर नहीं, आर्टिकल 22 में क्या बोला गया? डिटेंशन, डिटेंशन के बारे में। किस चीज के बारे में बोला गया आर्टिकल 22 में? डिटेंशन के बारे में, है ना, कि डिटेंशन करना मतलब कि अगर किसी को डिटेन कर लिया जाएगा तो उसके लिए राइट, आर्टिकल 22 में हो गया। आर्टिकल 22 ये वाला हो गया। तीसरा नंबर राइट क्या था? राइट टू, राइट टू एक्सप्लॉय, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 में, पहला में क्या बोला गया? 23 में, 23 में बोला गया है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग को रोकना, ट्रैफिक, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग को रोकना, और किसको रोकना? फोर्स लेबर को रोकना, ठीक है। 24 में बोला गया है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने से रोकना, प्रोहिबिट करना, कहाँ पर? फैक्ट्री में काम करने से रोकना, ठीक है ना, चिल्ड्रन को। हो गया ये।
उसके बाद 5th नंबर क्या है, कल्चर एंड एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सॉरी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसमें ये कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है ना, की वर्ड से पढ़ेंगे। 25 में क्या बोला गया है, एक सेकंड, 25 में क्या बोला गया है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, कॉन्सेंस के बारे में बोला गया। आर्टिकल 25 में क्या बोला गया है, कॉन्सेंस के बारे में। 26 में क्या बोला गया है, 26 में बोला गया है कि आप अपने रिलीजियस को मैनेज कर सकते हैं, मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपने रिलीजियस मामलों को देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे ए छूट गया। ठीक है, 27 में क्या बोला गया है, पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए आजादी दिया गया है, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 27। फ्रीडम किस में दिया गया, कौन से इसका फ्रीडम, 25 में, मैनेज रिलीजियस का 26 में, पेमेंट ऑफ टैक्स 27 में। 28 में क्या बोला गया है, अटेंडेंस के बारे में, कीवर्ड करके याद कर लेना। ठीक है, हो गया। उसके बाद कल्चर एंड एजुकेशन राइट है ना, राइट टू, ये तो हो गया तुम्हारा 5 वाला, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, एजुकेशन आर्टिकल 28 से 29। 28 में बोला गया माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन, है ना, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देना। 29 में बोला गया है जो माइनॉरिटीज हैं, वो अपना इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते। हो गया, अब एक बार रीड्स को कर ले रहे, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा। देखिए जगह कहाँ, यहाँ पे रीड्स करते हैं। ठीक है, मैं 5 बजे तुमको छोड़ दूंगी, टेंशन मत लो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स अगर वॉल्यूशन हो रहा तो वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग जा सकता है, आर्टिकल 32, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है। ठीक है, आर्टिकल 32। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देखो ये राइट, आर्टिकल 32 में क्या बोला गया है, किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स वॉल्यूशन होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 का यूज करके। ठीक है ना, अब इस आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह का रिट्स मिला हुआ, 5। हाई कोर्ट का रिट सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आता, याद रखना। ठीक है, ये आर्टिकल 32 में नहीं आता है, हाई कोर्ट का आर्टिकल अलग है। ठीक है, आर्टिकल 32 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आएगा। ठीक है, 5 रिट्स। पहला रिट्स का नाम क्या है भाई, तो तुम्हारा हेबेस कॉर्पस, हेबेस कॉर्पस। दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम है मैंडामिन्स। कीवर्ड सबका लिख देंगे, इसका कीवर्ड है बॉडी, एग्जाम में मैच करने आएगा तो इसका कीवर्ड है कमांड, उसके बाद तुम्हारा तीसरा नंबर है प्रोविजन, प्रोविजन, प्रोविजन का क्या है, फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब भी होता है रोकना। उसके बाद आ जाएगा सेशरी, सेशरी का मतलब होगा सेटिस्फाई। लास्ट में हो गया तुम्हारा कोएरेंटो। वारंटी क्या है भाई, कोएरेंटो मतलब वारंटी क्या है, ऑथोरिटी क्या है कि जो आप जॉब आपको ये जॉब मिल गया, ऑथोरिटी कीवर्ड। ठीक है, ये हो गया कहानी खत्म। लेकिन ये तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन अगर हाई कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट में देखो आर्टिकल 32 में हाई कोर्ट नहीं आ रही है, हाई कोर्ट अलग है। ठीक ना, वो फंडामेंटल राइट से बिल्कुल अलग है हाई कोर्ट।
ठीक है ना। हाई कोर्ट अलग है, याद रखना। हाई कोर्ट मैं बता रही हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट तभी रिट्स यूज कर सकता है जब फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होगा तब, ठीक है ना। लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होगा तभी रिट्स यूज कर सकती है, और ऐसे अदर टॉपिक अदर मैटर पे भी वो अपना रिट्स यूज कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है रिट्स यूज करने का आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का है आर्टिकल 226, ठीक है। ये बात याद रखना। एक चीज याद कर लो, देखो कौन कौन सा सिटीजन जो सिर्फ इंडिया को दिया गया है, देखो जो इंडियन सिटीजन को दिया गया, फॉरनर को नहीं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये जितना ये है ना राइट, ये आर्टिकल ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को। कौन सा है सिटीजन जो इंडियन को भी दिया गया है और तुम्हारा फॉरनर को भी दिया गया है, इनमी को नहीं, इनमी एलियन को नहीं। इनमी एलियन कौन हो गया, पाकिस्तान का। हम इंडिया जिस भी कंट्री के साथ लड़ाई की है ना वो इनमी है, इनमी एलियन। तो हम लोग का वार इंडिया के पाकिस्तान के साथ हुआ, चाइना के साथ, तो चाइना को हम लोग ये सब राइट नहीं दे सकते। फॉरनर को, जैसे यूएस से आया, यूके से आया, उन लोग को तो क्या क्या, ये जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, 22, 23, 24, 25 एंड 28, ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल इंडियन सिटीजन को भी मिला गया है और फॉरनर को भी मिला गया है, ठीक है। बस फंडामेंटल राइट्स खत्म। बताओ तुमको थोड़ा कंफ्यूजन लगा याद करने में, जैसे कहीं पर भी लगा तो बोलोगी मैं क्वेश्चन ना होंगी। नहीं ठीक है, ठीक है, याद हो गया ना। याद ये वाला जरूर याद करना कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 है रिट्स यूज करने का, और हाई कोर्ट का है तुम्हारा आर्टिकल 226। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को रिट्स का मामला में वाइड ने इसको वाइड पावर मिला हुआ। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तभी रिट्स यूज कर सकता है जब उसका फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होगा तब, ठीक है ना। लेकिन हाई कोर्ट तो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होगा तब भी रिट्स यूज कर सकता है, और अदर मैटर पे भी अगर उसका कोई वॉलेशन हो रहा तो वहां पर भी वो रिट्स यूज कर सकता है। तो वाइड, तो हाई कोर्ट को रिट्स पावर वाइड मिला हुआ है, वाइड, बड़ा, ब्रॉडर, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर मिला हुआ है, ठीक है। बस इतना याद रखना। ओके हो गया ना, तो ठीक है। तुम बोली 5 बजे, लो 5 बजे क्लास हो गया। और तो मैं दूसरा टॉपिक लाई थी आज करवाने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा दिन करवाऊंगी, ठीक है। ठीक है, आप मैं क्लास ऑफ करूँ? हाँ ठीक, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।